हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्षम क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। लेकिन अभी बीपीएससी का पेपर होगा तो मुझे पता है कि थोड़ा सा प्रेशर होगा, तो उसी के रिगार्डिंग आज हम लोग सोच रहे हैं कि जो आप लोग यूपीएससी और बीपीएससी और जो भी स्टेट पीएससी हो, खास करके इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो आज हम लोग इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट देखेंगे। और इसके तहत हम लोग देखेंगे थोड़ा सा पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर आप इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ोगे दोस्तों, तो न सिर्फ बीपीएससी के लिए या स्टेट पीएससी के लिए, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले आज दोस्तों हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे कि फॉरेस्ट ट्री कवर किसे कहते हैं, फॉरेस्ट कवर किसे कहते हैं, कैनोपी डेंसिटी क्या होता है, डेंस फॉरेस्ट क्या होता है, ओपन फॉरेस्ट क्या होता है, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट क्या होता है, मैक्सिमम एरिया कवर कैसे होता है, परसेंटेज कैसे कवर होता है, थोड़ा मैंग्रोव देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे दोस्तों आखिर जो इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट है इसके पीछे का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। आखिर हम लोग इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आया इसके पीछे का लॉजिक क्या था। फिर दोस्तों हम लोग देखेंगे कि किस किस राज्य में आपका जो एरिया फॉरेस्ट का एरिया क्या है या फिर उसका परसेंटेज क्या है, तो इससे थोड़ा डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये दोस्तों सक्षम क्लास हुआ, मेरा नाम है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप देख सकते हो। करंट में मैं मेवाड़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, मेरा क्वालिफिकेशन है। तो ब्रीफली दोस्तों आप लोग देख सकते हो, मैंने 4 टाइम्स, आप कह सकते हो 4 टाइम्स और 2 टाइम्स इंटरव्यू प्लस मेंस का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों आज हमारा जो यहाँ पर आप देख सकते हो 18th इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट दोस्तों है हमारा 18वां फॉरेस्ट रिपोर्ट है। ये दोस्तों बाइनियल होता है, हर 2 साल में फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश होता है। तो अगर जब दोस्तों यहाँ से सवाल बनेगा कि मान लो अगर हमारा 2023 में अगर 18th फॉरेस्ट रिपोर्ट है, तो इसके पहले दोस्तों आप 17th दोस्तों फॉरेस्ट रिपोर्ट आया होगा। कब आया होगा? तो 2 साल पहले माइनस करिए, तो दोस्तों 2021 में आया होगा। मतलब हर 2 साल में दोस्तों हमारा इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बना दिया जा सकता है कि भाई इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट एनुअली होता है कि बाइनियल होता है। तो दोस्तों द्विवार्षिक होता है, 2 साल में एक बार पब्लिश होता है। तो थोड़ा सा अब सवाल उठता है कि पब्लिश कौन करता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और पब्लिश करने के पीछे इसके पास जो डेटा होता है, आंकड़ा कहाँ से इकट्ठा करता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया करता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये किसके अंडर में दोस्तों? तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। हमारा जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसी के अंदर में दोस्तों फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों है देहरादून। तो यहां से भी एक सवाल बनाया जा सकता है कि जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दोस्तों कहाँ है? देहरादून, जो कि उत्तराखंड में है। तो आप देख सकते हो दोस्तों फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसके अंडर में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अरे दोस्तों देख सकते हैं इसका हेडक्वार्टर दोस्तों देहरादून में। तो यहाँ से भी जो खास करके एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए। अब सवाल उठता है कि इंडियन फॉरेस्ट इसका जो है जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है इसका मेन फंक्शन क्या है? तो मेन फंक्शन दोस्तों जितने भी इंडिया में फॉरेस्ट है, कि मान लें इंडिया का फॉरेस्ट में मैक्सिमम किस स्टेट का ट्री कवर है या फॉरेस्ट कवर है, परसेंटेज वाइज किसका ज़्यादा है, या फिर डिक्रीज फॉरेस्ट डिक्रीज किस में ज़्यादा हुआ या फिर इंक्रीज किस में हुआ है, जितने भी आंकड़े। इसके अलावा हमारा कार्बन स्टॉक, मान लें इंडिया का टारगेट कितना है? 30 बिलियन टन का टारगेट है। तो 30 बिलियन टन का टारगेट है तो कैसे अचीव करेगा? तो इसका सवाल उठेगा कि भाई कैसे अचीव किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों कि कहीं ना कहीं इसका कितना सारा काम है। तो पहला स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट में जैसे मान ले कोई भी, जैसे इंडिया का अगर एग्जांपल हम देंगे कि मान ले इंडिया के एग्जांपल में किस स्टेट में सबसे ज्यादा एरिया वाइज
किस स्टेट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है? तो किस स्टेट में दोस्तों? तो मान ले एग्जाम्पल में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है। तो पूरा हर स्टेट का रिपोर्ट कौन दोस्तों वेरीफाई करेगा? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। कार्बन स्टॉक अभी देखो कि 2005 से लेके 2030 तक आपको 2.5 से 3 बिलियन टन दोस्तों इंडिया को कार्बन स्टॉक करना। करंट में इंडिया के पास लगभग 30 बिलियन टन कार्बन स्टॉक है। तो दोस्तों आप इसके बारे में कौन असेस करेगा? तो दोस्तों फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग। किसी भी जंगल में आग लग गया तो जंगल में आग लग जाएगा तो अल्टीमेटली सर्वे क्या करे? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। और जितने भी ट्रेनिंग ऑफ द फॉरेस्ट पर्सनल, जो भी जंगल हो, वन हो, वृक्षा आवरण हो, फॉरेस्ट कवर या ट्री कवर से जितने भी रिलेटेड कर्मचारी हो, एम्प्लॉय हो, पर्सनल हो, उनको दोस्तों ट्रेनिंग देने का भी काम कौन करेगा? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो आप देख सकते हो दोस्तों फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का कितना काम है। और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों देख लिए कहाँ था? तो देहरादून में। अब सवाल होता है कि इंडिया में जो भी हमारा इतना फॉरेस्ट है, आप दोस्तों देखोगे एक होता फॉरेस्ट कवर और एक होता ट्री कवर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं दोस्तों वना आवरण। वना आवरण और एक होता दोस्तों वृक्षा आवरण। तो ट्री कवर मतलब वृक्षा आवरण और फॉरेस्ट कवर मतलब वना आवरण। तो दोस्तों देखेंगे कि हमारा आखिर भारत में जहां भी अगर दोस्तों जंगल है, फॉरेस्ट है, तो अल्टीमेटली इसका डेटा कलेक्ट कैसे होता है? तो इसका डेटा दोस्तों कलेक्ट होता है सैटेलाइट के जरिए से। आप कमेंट में बताइए कि भारत अभी करंट में कौन सा सैटेलाइट यूज कर रहा है फॉरेस्ट का जो भी डेटा आकलन करने के लिए। तो आपको दोस्तों होमवर्क कमेंट में आपको लिख के बताना है। तो इस सैटेलाइट के माध्यम से दोस्तों देख सकते हैं कि सारा सैटेलाइट के माध्यम से भारत में कहाँ कहाँ वृक्षा आवरण, कहाँ कहाँ वना आवरण, ट्री कवर कितना है, फॉरेस्ट कवर कितना, सारा सैटेलाइट के माध्यम से होता है। आप देख सकते हो कि दोस्तों सैटेलाइट के माध्यम से सारा कैसे डेटा इकट्ठा किया जाता है। तो कौन सा रिसोर्ट, कौन सा सैटेलाइट यूज होता है, कमेंट में दोस्तों आप बताइए। अब थोड़ा देखिए कि आखिर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो हमारा फॉरेस्ट सर्वे कर रहा है, तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहां से देखेंगे? तो सबसे पहले अभी देखिए करंट में, जैसे मान ले कि 1987 आप देखे होंगे रिपोर्ट जो जारी कर रहा है, 1987 से रिपोर्ट जारी कर रहा है। तो सवाल उठता है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्वे आखिर इसके पीछे का कहां से शुरुआत हुआ? इंडिया फॉरेस्ट पॉलिसी कब बना? तो सबसे पहले ब्रिटिश काल में ही बना दोस्तों 1894 में। इसके बाद इसको आजादी के बाद दोस्तों संशोधन किया गया। आजादी के बाद में दोस्तों इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में बना। तो 1952 में थोड़ा सा डीमेरिट्स था, क्योंकि 1952 में जो इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट बना था उसके तहत बहुत सारे आदिवासी ट्राइब लोगों को राइट्स नहीं दिया गया था। बहुत सारे आदिवासी जो जंगल में रहते थे उनको अधिकार नहीं था। साथ ही साथ जो लोकल कम्युनिटी है उसको फॉरेस्ट को कंजर्व करने का या दोस्तों प्रोटेक्ट करने का पावर नहीं था। तो इसको क्या किया, 1952 को थोड़ा सा अमेंड करके हम लोग अभी करंट में जो इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 1988 चल रहा है दोस्तों, इसके तहत हम लोग देखेंगे कि आखिर 1952 का जो हमारा इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट था और 1988 का फॉरेस्ट रिपोर्ट था, ये दोनों में टेक्निकल डिफरेंस क्या था? क्योंकि इसी के आधार पर दोस्तों फॉरेन सर्वे ऑफ इंडिया दोस्तों काम करता है। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या है। तो थोड़ा सा दोस्तों आप देखोगे टेक्निकल थोड़ा सा बैकग्राउंड, ये हमारा दोस्तों इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 और एक देखेंगे, दोनों में टेक्निकल डिफरेंस दोस्तों हम लोग थोड़ा सा देखेंगे जो 1952 का है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि एक मेरा 1952 का, एक 1988 का है। तो आखिर क्या जरूरत पड़ा? तो इसमें आप देख सकते हो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, 1952 में जो इंडिया का फॉरेस्ट रिपोर्ट था तो इसका तो टारगेट था कि कम से कम 33% दोस्तों हमारा क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है, टारगेट है, इससे कम नहीं होना चाहिए। अभी देखेंगे कि भारत के पास करंट में कितना, तो भारत के पास करंट में
25.17 दोस्तों है, और इसके पहले था मेरा दोस्तों आप देखोगे कि 24.62। तो हम लोग टारगेट को दोस्तों अचीव नहीं कर पाए हैं। आप कह सकते हो कि पहले हमारा 24 था, अब 25 हुआ है, जबकि हमारा टारगेट 33% का है। तो ओवरऑल इंडिया का टारगेट अचीव नहीं हो पाया। कहने का मतलब कि अगर दोस्तों मान ले भारत के पास टोटल एरिया कितना है, भारत का टोटल एरिया लगभग आप देखोगे दोस्तों तो लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का पूरा एरिया है दोस्तों तो लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो 32 लाख वर्ग किलोमीटर में अगर इसका 30% 33% निकाला जाए दोस्तों, तो 30% तो आप ऐसे देख रहे हैं कि कितना ज्यादा हो रहा, 25% ही अचीव कर पाया हो। तो लगभग कितना हुआ, 25% लगभग 8 लाख। मतलब अंदाजा लगा सकते हो कि भारत के पास अभी टोटल कितना वन है, तो 8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, जबकि हमारा टारगेट कितना का दोस्तों 33%। तो यहाँ ये दोनों तो पॉइंट ठीक है। तीसरा था दोस्तों यहाँ की लोकल लोगों को दोस्तों प्रायोरिटी नहीं दिया गया था, टॉप डाउन अप्रोच था। पूरा का पूरा जो जंगल को, वन को, फॉरेस्ट को, ट्री को अल्टीमेटली कंट्रोल कौन कर रहा था, सिर्फ गवर्नमेंट कर रहा था। लोकल लोगों को या फिर प्राइवेट सेक्टर को इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। साथ ही साथ जो ट्राइबल का जो अधिकार था, आदिवासी लोग का जो अधिकार था, उसको भी इग्नोर किया गया था। इसीलिए दोस्तों आप देखो कि 1988 का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आया, इसमें भी 33% का टारगेट है, लेकिन पार्टिसिपेशन अब क्या कर दी, इसमें लोकल लोग को भी प्रायोरिटाइज किया गया, मतलब इसको भी प्रायोरिटी दिया गया। साथ ही साथ ट्राइबल जो आदिवासी को भी जंगल में कुछ अधिकार दिया गया। तो आप दोस्तों देख सकते हो कि इसमें टेक्निकल डिफरेंस क्या है। तो अब हमारा सवाल उठता है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, इसका मेन टारगेट है कि भाई हमको 33% क्या करना है, फॉरेस्ट करना है। तो अब हम देखेंगे दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य में वृक्षावरण या वनावरण है, ट्री कवर या फॉरेस्ट कवर है, या फिर परसेंटेज वाइज सबसे कौन सा स्टेट में ज्यादा है, या फिर सबसे कम कहां पर, या फिर मैंग्रोव सबसे ज्यादा कहां। तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट डालेंगे दोस्तों। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा पहले कैनोपी डेंसिटी देखते हैं। कैनोपी डेंसिटी के बाद दोस्तों आप लोग को समझ में आया कि ट्री कवर क्या है, फॉरेस्ट कवर क्या है। तो थोड़ा देखेंगे हम लोग। तो जैसे मान ले दोस्तों, मैं एग्जांपल देता हूं, मान ले हमारा इंडिया है, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अगर यहां से बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, तभी आपको सारा कॉन्सेप्ट याद होगा कि हर स्टेट में क्या है, वन का कंडीशन क्या है। तो आप दोस्तों आप देखोगे, देखो सबसे पहले एक होता है हमारा ट्री फॉरेस्ट कवर, और एक होता है ट्री कवर, जिसको बोलते हैं हिंदी में इसको दोस्तों वना आवरण, और एक होता है वृक्षा आवरण। तो वना आवरण फॉरेस्ट का मतलब वना आवरण, और ट्री कवर। तो इसमें होता क्या दोस्तों, इसमें कंसीडर किया जाता है कि अगर मान ले इसके जानने से पहले एक होता है कैनोपी डेंसिटी। कैनोपी डेंसिटी होता है क्या, इसी के आधार पर दोस्तों हम लोग जानेंगे कि फॉरेस्ट कवर क्या होता है और ट्री कवर क्या होता है। इसी के आधार पर दोस्तों हम लोग जानेंगे। तो अगर मेरा 1 हेक्टेयर जमीन है, 1 हेक्टेयर जमीन है, 1 हेक्टेयर लगभग दोस्तों 3.97, मतलब लगभग 4 बीघा के आसपास जमीन होता है 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में दोस्तों अगर 10% जो हमारा वन का सघनता होना चाहिए, कम से कम 10% पे हमारा वन का सघनता होना चाहिए। जो कैनोपी डेंसिटी वही होता है, जो पेड़ का जो ब्रांच होगा, आप ऐसे समझ सकते हो कि मान ली मेरा 1 हेक्टेयर में मेरा फॉरेस्ट है, तो ये जो फॉरेस्ट का जो इसके अंदर जो दोस्तों पेड़ पौधा है, इस पेड़ पौधे का जो ब्रांच है और जो पत्तियां, लीव्स, ब्रांच और जो पत्तियां है, कम से कम 10% एरिया को कवर कर रहा हो। ऐसे समझिए कि 10% में छाया आ रहा हो, शैडो। मान ले 4 बीघा जमीन है, उस 4 बीघा जमीन में अगर हर जगह पेड़ लगा हुआ है, तो कम से कम 10% एरिया वो ऐसा कवर कर रहा हो जहां छाया आ सके, जहां लोग आराम से बैठ सके छाया में। तो यही दोस्तों होता है कैनोपी डेंसिटी। तो इसका पहला कंडीशन है जो फॉरेस्ट का,
कि 1 हेक्टेयर से जमीन ज्यादा होना चाहिए और कम से कम 10% से ज्यादा कैनोपी डेंसिटी होना चाहिए, तब उसको हम लोग कहेंगे दोस्तों फॉरेस्ट कवर। और ट्री कवर में क्या होगा, 1 हेक्टेयर से कम होगा, सॉरी इसमें 1 हेक्टेयर से ज्यादा होगा, और इसमें दोस्तों 1 हेक्टेयर से कम होगा और 10% से भी कम होगा। ये परसेंटेज नहीं लेकिन 1 हेक्टेयर से कम होगा। इसमें दोस्तों याद रखना है ट्री कवर में कि ट्री कवर में आपका 1 हेक्टेयर से ज्यादा पे होना चाहिए फॉरेस्ट और कम से कम 10% से ज्यादा कवर करना चाहिए कैनोपी डेंसिटी। तो इस आधार पे दोस्तों हम लोग कहते हैं कि फॉरेस्ट और ट्री कवर में क्या डिफरेंस है। अब इसी के आधार पे दोस्तों अगर मान ले 70% से ज्यादा हो, 70% से लेके आपको दोस्तों 40% के बीच में हो और 40% से लेकर दोस्तों 10% के बीच में हो, तो इसी के आधार पर हम लोग डिवाइड करेंगे कि डेंस फॉरेस्ट क्या होता है, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट क्या होता है और दोस्तों ओपन फॉरेस्ट क्या होता है, जिसको बोलते हैं सघन, मध्य सघन और खुला वन क्या है। तो इसी के आधार पे दोस्तों थोड़ा सा हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो आप थोड़ा सा इसमें आप देख सकते हो स्लाइड में दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ, जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे हम बताएं कि 1 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन होना चाहिए और कैनोपी डेंसिटी 10% से ज्यादा होगा तो कहलाएगा फॉरेस्ट कवर। इसको हिंदी में दोस्तों बोलेंगे वृक्षावरण, सॉरी वनावरण, इसको बोलेंगे वनावरण दोस्तों। और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो 1 हेक्टेयर से कम हो तो इसको दोस्तों कहेंगे वृक्षावरण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्री कवर। तो ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर में टेक्निकल डिफरेंस यही है कि ट्री कवर में अगर हमारा 1 एकड़ जमीन हो, सॉरी 1 हेक्टेयर जमीन हो, मतलब लगभग 4 बीघा जमीन हो, तो उस 4 बीघा का जो एरिया है उस एरिया का कम से कम 10% पे छाया होना चाहिए, कैनोपी डेंसिटी होना चाहिए, मतलब उसका ब्रांच, उसका पतिया होना चाहिए। और ट्री कवर में दोस्तों कम होता है। इसके साथ ही साथ ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर में एक टेक्निकल डिफरेंस और है कि फॉरेस्ट कवर दोस्तों सरकार के द्वारा संरक्षित होता, प्रोटेक्टेड होता, कंजर्व होता है, जबकि ट्री कवर का कोई प्रोटेक्शन, कोई कंजर्वेशन नहीं मिला होता। जैसे मान लो कोई प्राइवेट सेक्टर, मान ले मेरा आम का बागान है, तो आम का बागान है या बांस का बागान है या मेरा बगीचा है, तो इस पे भी तो पेड़ लगा हुआ है। तो कोई जरूरी नहीं कि जो मेरा बगीचा हो, मेरा जो बागान हो, उसको हम फॉरेस्ट कवर में कहें, वो ट्री कवर में, क्योंकि ट्री तो है ही। तो ट्री कवर में भी होता है कि ट्री कवर के अंदर कोई प्राइवेट सेक्टर हो, कोई आम आदमी का बगीचा हो, कोई गार्डन हो, कोई फार्म हाउस हो, तो उसको भी कवर किया जाता है ट्री कवर में। जबकि फॉरेस्ट कवर में सरकार के द्वारा प्रोटेक्टेड और कंजर्व होता है, नोटिफाई होता है। तो ये भी एक और टेक्निकल डिफरेंस है। तो सबसे पहले ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर में अंतर जान लिए दोस्तों हम लोग। अब इसमें देखेंगे कि वन कितने प्रकार के इसी आधार पे है। अगर यहाँ पर दोस्तों 70% से ज्यादा दोस्तों कैनोपी डेंसिटी है, हम बताएं कि 4 बीघा में 10% पे छाया है, लेकिन अगर 70% पूरा कवर है, पूरा का पूरा कवर किया हुआ, मतलब उसका ब्रांच और पतिया, तो समझिए बहुत सघन वन है दोस्तों, इसको बोलते हैं डेंस, वेरी डेंस फॉरेस्ट। लेकिन 40% से दोस्तों 70% तक है, तो इसको बोलेंगे डेंस फॉरेस्ट, मतलब ये सघन है, ये कुछ ज्यादा ही सघन है, अति सघन बोल सकते हैं। और जिसमें दोस्तों 10% से 40% है, तो उसको बोलेंगे ओपन फॉरेस्ट। तो 3 टेक्निकल डिफरेंस यहां से भी दोस्तों याद रखना हो, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में यही पूछेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे तब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। अब सवाल उठता है दोस्तों, ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब इस पे थोड़ा सवाल पूछे एग्जाम में कैसा आएगा, इसमें थोड़ा सा आप देख सकते हो क्लासिफिकेशन, वेरी डेंस फॉरेस्ट, जिसमें 70% से ज्यादा मेरा कैनोपी डेंसिटी होना चाहिए। मॉडरेट में आ गया 40% और 70% के बीच में दोस्तों। और ओपन फॉरेस्ट में जो 10% से 40% के बीच में हो, और इससे जो कम हो अस्कर, माने झाड़ियां दोस्तों, कंटीला वन या फिर झाड़ी बोल सकते हो, कि 10% से कम वाले को बोलते हैं। अब सवाल उठता है कि दोस्तों एग्जाम में सवाल कैसा पूछ सकता है, ये थोड़ा सा आप देख सकते हो कि डेंस फॉरेस्ट कितना सघन है, मॉडरेट थोड़ा कम है, हल्का सा स्पेस दिख रहा है दोस्तों।
और ये देख सकते ओपन फॉरेस्ट में देखो बहुत खुला खुला दोस्तों दिख रहा, ये तो मैंग्रोव है, मैंग्रोव पढ़ेंगे। अब इसमें सवाल दोस्तों आएगा कि सवाल में एग्जाम में कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा। देखिए क्या क्वेश्चन आ सकता है जो एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत जरूरी है। अब थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों हम लोग देखेंगे। तो एग्जाम पॉइंट व्यू से आप देखोगे, जैसे मान लें हम बताएं कि ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर, हम बताएं फॉरेस्ट कवर जिसका कैनोपी डेंसिटी 70% से ज्यादा, ट्री कवर के बताएं, दोनों में डिफरेंस। तो एग्जाम में पूछता है कि ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर, ये दोनों को इंक्लूड करके बोलेगा कि ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर इंक्लूड करके टोटल एरिया कितना है। जैसे हम बताएं कि अभी भारत में टोटल 25%, लगभग 25% के आसपास और 8 लाख वर्ग किलोमीटर में हमारा क्या है, वृक्षावन और आपको दोस्तों वनावरण, माने वृक्ष प्लस वन प्लस वृक्ष, ये दोनों मिला के वनावरण और वृक्षावरण मिला के दोस्तों कितना है, लगभग 25% है। एग्जैक्ट डेटा बताएंगे अभी, लगभग मेरा कितना 25%। अब इसमें सवाल बनाएगा कि एरिया वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ है या फिर ट्री कवर कहाँ है, या परसेंटेज इसमें पूछेगा ट्री कवर कहाँ है या फिर फॉरेस्ट कवर कहाँ है। फिर पूछेगा कि परसेंटेज वाइज ट्री कवर कहाँ है या फॉरेस्ट कवर कहाँ है और ट्री कवर कहाँ है ज्यादा। एरिया वाइज कहाँ है, परसेंटेज वाइज कहाँ है, फिर एरिया वाइज कम कहाँ है, परसेंटेज वाइज कम कहाँ है, फिर ज्यादा डेंस फॉरेस्ट कौन है। तो इस तरह का सवाल दोस्तों एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसी से रिलेटेड देखेंगे। फिर बोलेंगे जो हमारा टारगेट था, जैसे कि हम बताए थे कि हमारा जो इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 का जो था, उसमें टारगेट था 33%। तो क्या हम लोग 33% अचीव किए। तो करेंट अभी दोस्तों डेटा 2023 का, ये 2 साल में आता है, नेक्स्ट 2025 अभी आया नहीं है। तो हम 2023 का जो डेटा है हमारा स्टेट पीएससी और साथ ही साथ आने वाले यूपीएससी के लिए भी दोस्तों महत्वपूर्ण है। तो पहला सवाल दोस्तों यहां पर बनाया जाएगा कि करंट में हमारा कितना दोस्तों, कितना परसेंट एरिया कवर किया हुआ। तो आप देख सकते हो 25.17। पहला सवाल कोई भी स्टेट पीएससी हो, वनडे एग्जाम हो या यूपीएससी, तो यहां पूछेगा कि टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना। अभी हम बताएं दोस्तों कि फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में अभी जस्ट हम अंतर बताएं कि दोनों में टेक्निकल डिफरेंस क्या है। तो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर मिला के, फॉरेस्ट कवर मतलब जो सरकार के अंडर में है, और ट्री कवर मतलब जो आम आदमी का, जो प्राइवेट सेक्टर का अपना आम का बागान हो, बगीचा हो, कोई आपका फार्म हाउस हो, उसके अंदर जो ट्री वगैरह हो, तो दोनों मिला के अल्टीमेटली कितना है। तो ये हमारा कैसे पता चलेगा। तो हम बताए थे कि सैटेलाइट के माध्यम से फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है डेटा कलेक्ट किया होगा। तो करंट में हमारे पास 25.17 या 25.17% बोल सकते हो। तो दोस्तों यहां पर हो गया 25.17% हमारा क्या है दोस्तों, परसेंटेज हमारा क्या है, टोटल फॉरेस्ट है। जबकि हमारा टारगेट दोस्तों कितना का था, 33% का टारगेट था। तो अभी हम लोग टारगेट को अचीव नहीं कर पाए और 25% है। तो हम क्या बताएं, लगभग हमारा भारत का जो एरिया है, भारत का एरिया लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो 32 लाख का 1/4 कितना हुआ, 25% कितना हुआ, लगभग 8 लाख। तो अगर डेटा पूछेगा दोस्तों देखो 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर है, लगभग इतना वर्ग किलोमीटर। तो ये दोस्तों लगभग 25% हुआ। लगभग 32 लाख का 1/4 25% कितना होगा, 8 लाख। तो एक सवाल यहां से बनाएगा कि टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, तो 25.17। और अगर पूछ देगा एग्जैक्ट आंकड़ा दोस्तों तो 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें दोनों इंक्लूड है। इसमें हम बताएं कि ट्री कवर का कितना है, तो 21.176, मतलब 21.76 मेरा ट्री फॉरेस्ट कवर का है। और ट्री कवर जो प्राइवेट सेक्टर है, जो ट्री कवर है, इसका दोस्तों कितना है, तो 3.17 सॉरी 3.41। तो दोस्तों दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो कितना हो गया दोस्तों, 7125। तो देख लो दोस्तों 25.1
7% आ गया दोनों को मिला के। तो अगर इंडिविजुअल पूछेगा, इंडिविजुअल तो एग्जाम में नहीं पूछता है, पूछता है कि टोटल कितना फॉरेस्ट प्लस ट्री। तो हमको याद रखना है 25.17 और एरिया में अगर पूछ देगा तो 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर दोस्तों। तो यहां से 2 क्वेश्चन यूपीएससी में बनाया जाएगा। अब इसी आधार पर हम लोग देखेंगे दोस्तों कि स्टेट वाइज, थोड़ा सा स्टेट वाइज भी हम लोग देख लेंगे। यहां पर देखोगे दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा एरिया वाइज, यहां पर आप देखोगे कह रहा है कि फॉरेस्ट कवर किसमें है। फॉरेस्ट कवर करने का मतलब जो सरकारी आंकड़ा है, इसमें हम लोग प्राइवेट सेक्टर वाला ब्रिज को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम लोग ट्री को इंक्लूड नहीं कर रहे। जो सरकार के आंकड़ा में, जो सरकार के द्वारा प्रोटेक्टेड है, जो सरकार के द्वारा कंजर्व है, उसके अनुसार सबसे ज्यादा एरिया कितना है दोस्तों। तो 1 नंबर पे मध्य प्रदेश एमपी, दूसरा नंबर पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरा नंबर पे हमारा दोस्तों छत्तीसगढ़। तो दोस्तों आप अगर भारत का मैप बनाओगे तो आप ट्रेंगल देख सकते हो, ऐसे ट्रेंगल अगर मैं बनाऊंगा, याद करने का तरीका। तो यहां दोस्तों मध्य प्रदेश से सीधे हम गए अरुणाचल, अरुणाचल के बाद वापस आ गए छत्तीसगढ़ में। तो आप ट्रेंगल के माध्यम से याद कर सकते हो कि सबसे ज्यादा मेरा मध्य प्रदेश में, फिर मेरा अरुणाचल प्रदेश में, फिर वापस मेरा छत्तीसगढ़ में आ गया। तो ये दोस्तों ट्री कवर है, इसमें एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यही पूछेगा कि फॉरेस्ट कवर, कि फॉरेस्ट कवर के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश होगा, लेकिन 3 राज्य का नाम याद रख सकते हो। अब सवाल होता परसेंटेज वाइज, ये मेरा था एरिया वाइज, कि जो सबसे ज्यादा एरिया में, और परसेंटेज मतलब जितना उसका एरिया उसका कितना परसेंट। मतलब ऐसे आप समझ सकते हो कि मान ली मेरा 4 बीघा का जमीन है, तो इस 4 बीघा में हो सके 3 बीघा में मेरा, कह सकते हो कि अगर मान ली मेरा 4 बीघा में 3 बीघा दोस्तों आपका क्या है, वन है। तो सबसे ज्यादा 3 बीघा, मान ले 4 बीघा में 3 है, अंदाजा लगा सकते हो। और किसी में अगर 1 बीघा है, 1 बीघा में भी लगभग अगर इसका 19 कट्ठा में, 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा, 19 कट्ठा में एक जंगल है, तो परसेंटेज वाइज उसका ज्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर कि परसेंटेज वाइज एरिया के हिसाब से देखेगा कि जितना एरिया है उसका कितना परसेंट है। मान ले मेरा 100 रुपया है, तो 100 का 100% कितना हुआ, 200। तो अगर मान ले 100% इसका एरिया है, तो 100 का अगर लगभग 190-180 के आसपास है। तो इसमें दोस्तों कौन कौन है, लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान निकोबार। ये भी दोस्तों देखेगा तो ट्रेंगल बन सकता है। मान ले मेरा लक्षद्वीप यहाँ है, मिजोरम यहाँ है और अंडमान निकोबार यहाँ है। तो यहाँ पर भी दोस्तों अब ट्रेंगल बन रहा है। तो 2 ट्रेंगल आप देख सकते हो। एग्जाम में यही पूछने वाला, पूछेगा कि भाई इंडिया का फॉरेस्ट रिपोर्ट में सबसे ज्यादा किस स्टेट में एरिया वाइज फॉरेस्ट है। तो मध्य प्रदेश, दूसरा नंबर में अरुणाचल प्रदेश, तीसरा नंबर में छत्तीसगढ़। ट्रेंगल बनाया, परसेंटेज वाइज में ट्रेंगल बनने वाला है, लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान निकोबार। तो दोस्तों ये तो कॉमन रहेगा, ये कॉमन रहेगा। जब भी अगर दोस्तों आपका परसेंटेज वाइज पूछेगा तो ये कॉमन रहेगा। कौन कॉमन रहेगा, अगर मैं मैप बनाऊं तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। ये दोस्तों आप रट लो, क्या मतलब दिमाग में डाल लो, जितना भी क्वेश्चन आएगा तो यही आंसर होगा। कभी भी परसेंटेज वाइज पूछे, चाहे तो फॉरेस्ट कवर पूछे, चाहे तो ट्री कवर पूछे, चाहे तो ओवरऑल करे। हम अभी क्या बताएं कि फॉरेस्ट कवर में भी सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका होगा। तो जैसा कि हम बताएं कि यही आंसर होगा। अब मान ले हम बताएं कि फॉरेस्ट कवर पूछे या ट्री कवर पूछे या ओवरऑल पूछे, बोलेगा फॉरेस्ट कवर में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, या ट्री कवर में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, या फिर फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका। तो बस एक ही आंसर होगा। कौन कौन दोस्तों यहाँ पर, लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान निकोबार। तो तीनों का यही आंसर होगा दोस्तों, लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान निकोबार। लेकिन एरिया वाइज बदल जाएगा। एरिया वाइज में अभी हम लोग देखें दोस्तों क्या कि फॉरेस्ट के हिसाब से हम देखें, फॉरेस्ट के हिसाब से एरिया में देखें मध्य प्रदेश
अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। लेकिन यही दोस्तों अगर हम ट्री कवर में देखें, ट्री कवर में, तो ट्री कवर में आंसर यहाँ पर कौन हो जाएगा दोस्तों? महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। बदल गया आंसर। अभी हम देखें, अभी 10 दोस्तों हम लोग डिस्कस किए थोड़ा देर पहले। हम अभी कहें कि दोस्तों हमारा एक होता फॉरेस्ट कवर और एक होता ट्री कवर, जिसके बारे में हम लोग ऊपर चर्चा किए हैं। तो फॉरेस्ट कवर में अगर हम बोलेंगे प्रतिशत वाइज, एरिया वाइज, और ट्री कवर में भी पूछेंगे एरिया वाइज, दोनों में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जब फॉरेस्ट कवर के हिसाब से पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, इसका आंसर होगा। लेकिन यही दोस्तों अगर ट्री कवर पूछ देगा तो ट्री कवर में आंसर बदल जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों राजस्थान हो जाएगा, और लास्ट में दोस्तों उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यूपी। तो ट्री कवर में दोस्तों आंसर बदल गया, आप देख रहे हो ना। साथ ही साथ अगर आप यहां देखोगे कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री, ट्री और फॉरेस्ट दोनों को मिला दिया। अब हम यहां लिख दिए फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर, तो यहां पर एरिया बदल जाएगा दोस्तों। यहां पर मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र आ गया दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट को समझिए, यहां पर टेक्निकल पॉइंट है, ध्यान से दीजिए। सिर्फ अगर एग्जाम में पूछेगा फॉरेस्ट कवर ना, तो आंसर होगा सबसे ज्यादा एमपी, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगर सिर्फ पूछेगा ट्री कवर तो महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी। लेकिन दोनों मिला के पूछेगा तो एमपी, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। लेकिन इन तीनों में अगर परसेंटेज वाइज पूछ ले, चाहे यहां परसेंटेज वाइज पूछ ले, चाहे यहां परसेंटेज वाइज पूछ ले, चाहे यहां परसेंटेज वाइज पूछ ले, तीनों में पूछेगा तो एक ही आंसर होगा। क्या हम बताएं? लक्षद्वीप, हम एग्जांपल यहां मैप में बताए थे, लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान निकोबार, तीनों में एक ही आंसर होगा। आप चेक कर लो, यहां पर भी लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान निकोबार, यहां भी देख लो लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार, यहां भी देख लो लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान निकोबार। तो दोस्तों ये टेक्निकल पॉइंट जानना जरूरी है, सिर्फ आप रट के एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। रट के स्टेट पीएससी भी अब यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, चाहे यूपी पीएससी दो, चाहे बीपीएससी दो, और यूपीएससी तो खास करके टेक्निकल और कंसेप्चुअल क्लियरिटी वाला क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों इस एंगल से आपको याद होना चाहिए कि फॉरेस्ट कवर के हिसाब से क्या है, ट्री कवर के हिसाब से क्या है, परसेंटेज के हिसाब से क्या है। तो ये दोस्तों था हमारा क्या, ये था दोस्तों इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। अब जो बीपीएससी दे रहे उस पर थोड़ा सा हम आएंगे, लेकिन थोड़ा एक दो पॉइंट और क्लियर कर लेते हैं। जैसे हम कार्बन स्टॉक के बारे में बताया कि हमारा कार्बन स्टॉक कहने का मतलब कितना है, 2000 टारगेट, 2030 तक हमारा पास लगभग 2.5 टन से 3 बिलियन टन का है। तो जो कि अभी हमारे पास इतना आ गया लगभग 2005 से लेकर अब तक करेंट में, मतलब हमें 2023-30 तक हमारे पास इतना होना चाहिए। तो हमारा टारगेट अचीव करना आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। कार्बन स्टॉक कहने का मतलब होता है दोस्तों कि हम भारत में जितना हमारा पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन कितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, और साथ ही साथ जितने भी व्हीकल्स है या फिर जितना भी इंडस्ट्री है उन लोग कितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, CO2। तो हम अगर ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर रिलीज करेंगे तो अल्टीमेटली उसका खपत करने के लिए मेरे पास कोई मैकेनिज्म है कि नहीं है। जैसे आप पढ़ोगे कि कार्बन, जो पढ़ते हो कार्बन ट्रेड, तो कार्बन ट्रेड का कॉन्सेप्ट इसी पे आया है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट यहीं से आया। तो हम लोग कितना एक्स्ट्रा कार्बन स्टोर करके रखें, तो हम बता रहे हैं कि अगर हमारे पास 30 बिलियन टन अगर ज्यादा भी कार्बन आ जाएगा तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास स्टॉक में कितना है दोस्तों, तो 30 बिलियन टन। मतलब अगर हमारा पॉपुलेशन अचानक से बूम कर जाए, या फिर इंडस्ट्री ज्यादा CO2 रिलीज करे, या फिर कोई व्हीकल ज्यादा रिलीज करे, तो 30 टन तक हम एडजस्ट कर लेंगे। मतलब आप क्लाइमेट क्राइसिस नहीं आएगा, मतलब क्लाइमेट क्राइसिस को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ई कॉन्सेप्ट भी जानना जरूरी है दोस्तों। तो हमारा टारगेट ज्यादा नहीं है, हम आराम से अचीव कर लेंगे। अब सवाल है दोस्तों, थोड़ा मैंग्रोव देखेंगे। जनरली हमारा फॉरेस्ट जो है ना दोस्तों इंक्रीज किया है। जैसे हम यहाँ पर आप देखोगे, थोड़ा सा अगर आंकड़ा हम देखें तो लास्ट ईयर में कितना था मेरा, आप देखो कि लास्ट ईयर में मेरा कितना था,
लास्ट ईयर में हमारा कितना था दोस्तों, आप देख सकते हो कि 2000, हम क्या बोले कि हर 2 साल में रिलीज होता है। तो जब हर 2 साल में रिलीज हो रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि 2021 में कितना था, तो 24.62%। और करेंट में भी कितना हुआ, 25.17, तो अल्टीमेटली बढ़ा है। लेकिन आप मैंग्रो का बात करोगे दोस्तों तो मैंग्रो में डिक्रीज हुआ है। मैंग्रो में हमारा डिक्रीज हुआ दोस्तों। और मैंग्रो में जब हमारा डिक्रीज हुआ है तो यहां से दोस्तों क्वेश्चन पूछता है, मैंग्रो में डिक्रीज कितना हुआ दोस्तों, थोड़ा सा हम डेटा बता रहे हैं। लास्ट ईयर हमारा था 4999। आप ऐसे समझिए कि कोई 5000 का कोर्स लिया हो और 5000 का कोर्स में अगर आप 1 रुपया माइनस कर देते हो तो कितना हो जाएगा, 4999। तो 4999 दोस्तों हमारा स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में मैंग्रो था। और बच गया कितना, 4992, मतलब 7 स्क्वायर किलोमीटर का डिक्रीज हुआ। तो दोस्तों ये आपको याद होना चाहिए। थोड़ा सा मैंग्रो वाला देखेंगे, मैंग्रो कवर हुआ है कि नहीं हुआ। अगर इसमें मैंग्रो कवर नहीं हुआ होगा तो नीचे वाले डेटा में होगा सर। हम लोग मैंग्रो देख रहे थे, तो मैंग्रो में अभी करंट में हमारे पास देखोगे, मैंग्रो कहने का मतलब कि दोस्तों जो हमारा एक तरह से दलदली इलाका हो, जो खास करके खाड़ी, जैसे बंगाल की खाड़ी, कच्छ का रण, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, जनरली ये समुद्री वन होते हैं दोस्तों। तो मैंग्रो थोड़ा सा अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप जानना चाहोगे तो एक प्रकार के समुद्री वन होते हैं, जो समुद्र के किनारे जो भी इलाका है एक खरा जल में दोस्तों पाए जाते हैं, नमकीन पानी। तो मैंग्रो दोस्तों नमकीन पानी में पाया जाएगा तो कहाँ कहाँ पाया जाएगा। अगर आप देखोगे, मान लो अगर हम बनाते हैं भारत का मैप अगर दोस्तों आप बनाओगे तो भारत के मैप में आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे बंगाल का खाड़ी मैप दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा बोर्ड में प्रॉब्लम हो रहा है, इस वजह से मैप थोड़ा लगा हुआ है, ऑटोमेटिक डिलीट हो जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों बंगाल का खाड़ी है, तो यहाँ पर भी मैंग्रो है। फिर दोस्तों यहाँ पर आप पूरा का पूरा हिंद महासागर, लक्षद्वीप का इलाका है। इधर आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश का इलाका, तमिलनाडु का इलाका, केरल का इलाका, इधर दोस्तों कर्नाटक का इलाका, गोवा, बम्बई, गुजरात, इस सारे इलाके में मैंग्रो है। तो सारे इलाके में मैंग्रो है तो लगभग ही 7500 वर्ग किलोमीटर में हमारा कोस्टल इलाका है। जब 7500 इलाके में मेरा कोस्टल इलाका है तो आप अंदाजा लगाओ कि दोस्तों लगभग ये हमारा इतना लंबा जो कोस्टल एरिया है, इसमें हमारा जो 4999 स्क्वायर किलोमीटर मेरा दोस्तों स्क्वायर किलोमीटर मैंग्रो है। लेकिन करंट में डिक्रीज हो गया। ये मेरा कब का डेटा है दोस्तों, 2021 का डेटा। तो डिक्रीज हो गया दोस्तों 4992, लगभग 7 स्क्वायर किलोमीटर डिक्रीज हुआ। तो यहां से दोस्तों सवाल पूछेगा कि अभी जो 2021 से लेके 2023 में मैंग्रो में क्या हुआ, इंक्रीज की डिक्रीज। तो मैंग्रो में डिक्रीज हुआ है। टोटल एरिया का 0.15% मैंग्रो है। जैसे मान लें इंडिया का टोटल एरिया कितना है, तो 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। 32 लाख वर्ग किलोमीटर में 0.15% मैंग्रो है। तो करंट में मेरा कितना है दोस्तों, 4991, जबकि इसके पहले कितना था दोस्तों, 21 में 4999 था। तो डिक्रीज हुआ है। तो यहां से एक सवाल बन सकता है, मैंग्रो डिक्रीज हुआ है। और डिक्रीज हुआ तो दो ही स्टेट में हुआ, गुजरात में और अंडमान निकोबार में। पूछेगा कि मैंग्रो कहाँ डिक्रीज हुआ, तो गुजरात में और अंडमान निकोबार में। इसका मतलब बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, गोवा में, बम्बई में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। सिर्फ डिक्रीज, लक्षद्वीप में भी इंक्रीज हुआ, सिर्फ डिक्रीज हुआ गुजरात में और अंडमान निकोबार में। तो एक सवाल यहां से बनेगा कि डिक्रीज कहाँ हुआ है। दूसरा, टोटल मैंग्रो एरिया कितना है, तो 4992। फिर पूछेगा कि टोटल पॉपुलेशन, टोटल एरिया का, तो 0.15%। एक यहां से सवाल बन सकता है। तो दोस्तों यहां से सवाल, अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि
थोड़ा सा बिहार देखेंगे दोस्तों। बिहार पर हम लोग आते हैं, खास करके जो बीपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, तो बीपीएससी से रिलेटेड दोस्तों यहाँ से 1 से 2 सवाल पूछे ही जाएंगे। तो हम यहाँ पर तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी ऊपर समझा चुके हैं, जो यूपीएससी दे रहे हैं उनके लिए तो वो इम्पोर्टेंट था। बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेटेड होता है कि सबसे ज्यादा एरिया में पूछता है और परसेंटेज में पूछता है, इंक्रीज पूछता है और डिक्रीज पूछता है। तो बिहार से डायरेक्ट टू दी क्वेश्चन बात करेंगे। फर्स्ट टाइम 1987 में बाइनिमल होता है, मिनिस्ट्री ऑफ, तो ऑलरेडी बता चुके हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में फॉरेस्ट सर्वे देहरादून। तो इसमें थोड़ा सा दोस्तों देखिएगा, यहां पर हम ऑलरेडी बता चुके हैं, अगर पूछ लिया जाए कि बिहार का टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है, तो टोटल आप दोस्तों जोड़ोगे। देखो हम क्या बताएं, सबसे पहले पढ़ाए थे ऊपर में फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर। तो अगर सिर्फ फॉरेस्ट कवर पूछेगा तो आंसर हो जाएगा 7532, और अगर ट्री कवर पूछेगा तो हो जाएगा 2371। मतलब लगभग 8% है, टोटल एरिया का 8% और टोटल एरिया का 2.5%। मतलब अल्टीमेटली दोनों को अगर जोड़ दोगे दोस्तों, तो जोड़ने के बाद कितना आएगा, मान लें 75 32 और यहाँ पर हो गया मेरा 23 71, यहाँ पर हो जाएगा 3 7 3 10, हाथ में 9, और यहाँ पर दोस्तों मेरा हो जाएगा 9, मतलब लगभग 9903। बिहार में अगर पूछेगा टोटल फॉरेस्ट कितना है, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर, मतलब वृक्षावरण और वनावरण मिला के टोटल कितना है, तो टोटल लगभग दोस्तों 9900 या फिर लगभग 10,000। और कितना परसेंट है, तो दोनों को ऐड कर दो दोस्तों, 8.2.5, तो लगभग 10.5%। तो लगभग 10.5%। तो अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों कि बिहार का टोटल एरिया कितना, तो लगभग 94,000 वर्ग किलोमीटर है। तो 94,000 का लगभग दोस्तों 10% निकालोगे तो कितना होगा, 9.4, क्योंकि बिहार का टोटल एरिया है 94,000 वर्ग किलोमीटर। तो इसका अगर हम 10% निकालेंगे तो 9.4, मतलब लगभग कितना हो जाएगा दोस्तों 99। यहाँ पर लिखा है 9,900, मतलब इसमें 9,400। तो अंदाजा लग गया। तो यहाँ से पहला सवाल यही बनाएगा कि बिहार का जो एरिया है, उस एरिया के हिसाब से बिहार में कितना परसेंट जंगल है, तो उस एरिया के हिसाब से 10.5% है। दूसरा, टोटल एरिया में अगर पूछ लिया तो लगभग कितना, 9,903। इंडिविजुअल पूछेगा फॉरेस्ट कवर तो 7532, और इधर पूछेगा तो 2371। तो यहां से एक सवाल बनाया जा सकता है। दूसरा पूछेगा दोस्तों यहाँ पर एरिया वाइज पूछेगा, तो सबसे ज्यादा कहाँ है, तो कैमूर में है, दूसरा वेस्ट चंपारण, तीसरा रोहतास। और मिनिमम दोस्तों यहाँ सबसे पहले परसेंटेज हम लेते हैं और फिर लेंगे इधर आपको एक मैप में थोड़ा सा लेंगे, इसको मैप में दिखाएंगे आपको दोस्तों। मैप थोड़ा, अगर यहाँ एक पूछेगा दोस्तों एरिया वाइज एग्जाम में और एक पूछता है परसेंटेज वाइज, यहां से बिहार में क्वेश्चन आएगा, बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आएगा। सबसे ज्यादा जो जंगल एरिया है ना, तो दोस्तों सबसे ज्यादा कैमूर में है, मतलब एरिया वाइज 1 नंबर में कैमूर है। दूसरा में इसका पड़ोसी होना चाहिए था रोहतास, क्योंकि जंगल है तो बगल में जंगल है। लेकिन दोस्तों दूसरा यहाँ सिर्फ वेस्ट चंपारण, यहाँ पर जंप कर गया, सीधे वेस्ट चंपारण हो गया, कैमूर से हो गया वेस्ट चंपारण। और तीसरा में फिर कौन सा होगा, रोहतास। होना तो चाहिए था कैमूर है, तो कैमूर में सबसे ज्यादा जंगल है, तो उसका पड़ोसी है रोहतास, तो दूसरा नंबर में रोहतास होना था। लेकिन दूसरा नहीं होकर तीसरा नंबर में होता, दूसरा नंबर में वेस्ट चंपारण। क्यों, क्योंकि दोस्तों कैमूर जो हमारा विंध्य पर्वत के बगल में, विंध्याचल पर्वत के इलाके में है हमारा कैमूर, तो विंध्याचल पर्वत के कारण जंगली इलाका है। और ई वाला हमारा शिवालिक के बगल में है, वेस्टर्न चंपारण जो है ये हमारा शिवालिक के पास है। तो शिवालिक से ज्यादा सघन है तो हमारा विंध्य पर्वत, तो इसीलिए ज्यादा जंगल हो गया कैमूर। दूसरा में दोस्तों हो जाता है वेस्ट चंपारण और तीसरा में रोहतास। तो आंसर एरिया वाइज पूछेगा तो कैमूर, वेस्ट चंपारण और फिर रोहतास। यही अगर पूछ लेगा दोस्तों पर परसेंटेज वाइज, तो परसेंटेज वाइज कौन है, तो परसेंटेज वाइज 1 नंबर में भी दोस्तों हो जाएगा कैमूर,
2 नंबर में आपका हो जाएगा जमुई और 3 नंबर में हो जाएगा मुंगेर। परसेंटेज वाइज दोस्तों, परसेंटेज वाइज अगर पूछ लेगा तो 1 नंबर में दोस्तों आपको हो जाएगा यहाँ पर कैमूर ही रहेगा, 2 नंबर में जमुई और तीसरा में दोस्तों मुंगेर यहाँ पे। तो ये दोस्तों पूछेगा आपको, एक पूछेगा एरिया वाइज और एक पूछेगा परसेंटेज वाइज। अब पूछेगा कि भाई एरिया वाइज सबसे कम कौन है, तो एरिया वाइज सबसे ज्यादा हम बताएं और सबसे कम का बात आएगा तो शेखपुरा 1 नंबर में आएगा, शेखपुरा 2 नंबर में आएगा अरवल और 3 में आएगा बक्सर। साहब याद कर सकते हो साहब। तो पूछेगा कि भाई सबसे एरिया वाइज कम क्या, हम एरिया वाइज बताएं ज्यादा था कैमूर, वेस्ट चंपारण, रोहतास, लेकिन एरिया वाइज कम कौन है तो हम बोलेंगे शेखपुरा, अरवल और बक्सर, एरिया वाइज कम। परसेंटेज वाइज दोस्तों हम बताएं कि परसेंटेज वाइज ज्यादा कौन था, तो हम बताएं कि कैमूर, जमुई और मुंगेर। लेकिन अगर आप परसेंटेज वाइज कम पूछोगे तो सेम होगा, थोड़ा सा बदल जाएगा। ये मेरा शेखपुरा का शेखपुरा ही रहेगा, बक्सर आगे आ जाएगा और सिवान एक्स्ट्रा आ जाएगा दोस्तों। हमारा ये क्या था, हम बताएं कि शेखपुरा और अरवल और बक्सर था, ये मेरा एरिया वाइज सबसे कम। लेकिन परसेंटेज वाइज जब सबसे कम हम बोलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा शेखपुरा का शेखपुरा ही रहेगा, ये बक्सर आगे जंप कर जाएगा और अरवल के जगह पर सिवान आ जाएगा। ये हमारा परसेंटेज वाइज सबसे कम हो गया। अब पूछेगा सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुआ, तो यहाँ पर देखो कैमूर में तो ज्यादा जंगल है। अब कैमूर से भाग के सीधे भागलपुर में आ गया कोई, कैमूर से अगर किसी को मारिएगा दोस्तों, भाग के अगर भागलपुर आ जाएगा तो इसका मतलब सबसे ज्यादा वृद्धि किसके पास हो गया, भागलपुर के पास। और कमी किसके पास हुआ, क्योंकि भागा किसके पास है, कैमूर के पास है। तो पूछेगा सबसे ज्यादा बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में वृद्धि हुआ है, तो भागलपुर में। और कमी कहाँ हुआ है, तो कैमूर में, जहां से भागा वहां कमी हो गया। तो ये मेरा कॉन्सेप्चुअल है, डेटा आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों। जैसा कि डेटा यहाँ पर हम बताएं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा टोटल और इंडिविजुअल भी बता दिए। उसके बाद बताएं मैक्सिमम इंक्रीज भागलपुर और मैक्सिमम मिनिमम इंक्रीज कहाँ हुआ दोस्तों, तो कैमूर, क्योंकि सबसे कम यही से हम बोले कि कैमूर से भाग के कहाँ गया, भागलपुर। और यहाँ हम बताएं कि एरिया वाइज, तो हम बताएं कैमूर और वेस्ट चंपारण, रोहतास, इसके पीछे बताया विंध्याचल पर्वत, इसके पीछे बताया लोधिक शिवालिक, और तब रोहतास इसी का पड़ोसी था। हम बताएं शेखपुरा, अरवल और बक्सर यहाँ पर एरिया वाइज कम था, लेकिन परसेंटेज वाइज जब हम काम कर रहे थे, ये मेरा एरिया वाइज, एरिया वाइज को ट्रायंगल से और परसेंटेज वाइज को दोस्तों हम परसेंट में लिख रहे हैं। तो एरिया वाइज सबसे कम ऐसा था। परसेंटेज में क्या हुआ, हम बोले कि शेखपुरा का जगह शेखपुरा ही रहा और बक्सर आगे आ गया और बस अरवल के जगह पर यहाँ पे सिवान आ गया। तो एग्जाम में पूछेगा मिनिमम परसेंटेज वाइज दोस्तों, तो आप बोलेगा शेखपुरा, बक्सर और सिवान। एरिया वाइज तो याद होगा, और एरिया वाइज दोस्तों मिनिमम अगर पूछ लिया जाए तो मिनिमम का हम लोग लिखे कि नहीं लिखे, हाँ सॉरी, परसेंटेज वाइज मैक्सिमम कैमूर, जमुई और मुंगेर, ये परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा है दोस्तों। तो ये हो गया मेरा एरिया वाइज ज्यादा, ये हो गया परसेंटेज वाइज ज्यादा, ये हो गया एरिया वाइज सबसे कम, ये हो गया परसेंटेज वाइज सबसे कम। और सबसे जो डेंस, सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट कहाँ है, तो वेस्ट चंपारण में, फिर मुंगेर में और जमुई में। खाली इंपॉर्टेंट खास नहीं है ऊपर वाला डेटा, लेकिन फिर भी इसको याद रखिए। और ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कैमूर में, फिर गया, फिर रोहतास में। तो ये दोस्तों हमारा बिहार से रिलेटेड डेटा था। अब एक सवाल यहाँ पर पूछेंगे कि बिहार भी तो अपना टारगेट को अचीव नहीं कर पाया, क्यों बिहार अचीव नहीं कर पाया। हमारा जो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट था और उसके तहत जो इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी बनाया गया था, तो बोला गया कि 33% हमारा जंगल होना चाहिए। तो यार बिहार तो पूरा का पूरा मैदानी इलाका है, तो इसमें जंगल कहाँ से होगा, पूरा का पूरा तो मैदानी है। तो इसीलिए अगर 10% भी बिहार में जंगल है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि भाई आप मैदानी इलाका में जंगल का उम्मीद नहीं लगा सकते हो। तो अब सवाल हुआ कि अगर भारत का तुलना कर रहे थे तो भारत में मेरा कहां कहां पर 33% का लक्ष्य को पूरा गया। तो कुछ ऐसे राज्य है, लगभग 19 राज्य है जो 33% का लक्ष्य पूरा किए हैं, और कुछ तो नॉर्थ ईस्ट का इलाका 75% से भी ज्यादा जंगल है। तो थोड़ा सा उसका हम एक फैक्ट देख लेते हैं, उसका एक फैक्ट हम देख लेते हैं कि कितने ऐसे राज्य हैं जो अचीव किए हैं। हाँ दोस्तों, तो देख सकते हैं, जैसे हम क्या बताएं कि हमारा
जो नेशनल फॉरेस्ट रिपोर्ट था 1952 और 1988, तो हम बताएं कि कुछ सुधार हुआ था। तो 33% का टारगेट है, तो भारत में तो यार 25.17% जंगल है, तो हम 33% का लक्ष्य को तो पूरा कर नहीं पाए। तो क्या भारत के सभी राज्यों में ऐसा है क्या? नहीं। 19 स्टेट ऐसे हैं यूटी जिसके अंदर 33% का टारगेट को कवर कर लिया गया है, और 8 स्टेट और यूटी तो ऐसे हैं जिसके पास लगभग 75% जंगल है दोस्तों। जैसे आप देख सकते हो नॉर्थ ईस्ट का इलाका, अगर आप देखोगे, आप नॉर्थ ईस्ट का इलाका अगर देखोगे ऐसे, तो ये नॉर्थ ईस्ट का इलाका बहुत जंगली इलाका है दोस्तों। आप देख सकते हो कि जैसे सबसे ज्यादा यहाँ पर वर्षा होता है मानसिंगराम में, चेरापूंजी मेघालय का जो इलाका है, तो इधर ज्यादा वर्षा होने के कारण इधर जंगल का इलाका ज्यादा है। तो मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, इसमें 75% से ज्यादा जंगल है, और लगभग टोटल फॉरेस्ट और ट्री का नॉर्थ ईस्ट में 67% है। 7 सिस्टर के पास 67% दोस्तों क्या है? जंगल है। और बाकी 19 राज्य ऐसे हैं जिनके पास 33% है। तो दोस्तों आज इतना ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट हम लोग कल देखेंगे दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, मुझे मोटिवेट करिए ताकि आपके लिए कॉन्सेप्चुअल वीडियो बना सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।